अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्टिव फोर्स के एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज प्रॉब्लम 4.2 से 4.1 एंड पे किया जाएगा विद द टॉपिक 4.2 है फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स एफ कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है और एफ ऑफ वाई एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन जो कि गिवन है वो पुट करें, कोस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट कीजिए, 0.866 के इक्वल आएगी। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स 43.3 न्यूटन के इक्वल आएगा। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट एफ ऑफ वाई एफ साइन ऑफ थीटा निकालने के लिए थीटा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 0.5 multiply 50 which is equal to 25 Newton. So the horizontal components of the force f of x is equal to 43.3 Newton and f of y is equal to 25 Newton के इक्वल आएगा। उसके बाद प्रॉब्लम 4.3 पे आते हैं। Find the magnitude and direction of force if x component is 12 Newton and y component is 5 Newton. यहाँ पे x and y कंपोनेंट गिवन है, हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स 12 न्यूटन है एंड एफ ऑफ वाई हमारे पास 5 न्यूटन है। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एफ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट के इक्वल आएगा। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। आप इसको बेशक ना लिखें, पता होगा स्टूडेंट। अगर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद एफ ऑफ एक्स की जगह 12 साथ में स्क्वायर और एफ ऑफ वाई की जगह 5 ऊपर स्क्वायर सोल्व करने के बाद ये आपके पास 13 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो डायरेक्शन है। मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी दिया था कि हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमिन। तो उसके लिए ये फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। टेन इनवर्स आपने कैलकुलेटर पे टेन इनवर्स करके एफ ऑफ वाई की जगह 5 न्यूटन और एफ ऑफ एक्स की जगह 12 न्यूटन लगाना है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आती है हमेशा ये जो लगने वाली फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल 22.6 डिग्री के इक्वल आएगा। दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन। प्रॉब्लम 4.4 है, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force. फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, डिस्टेंस या ये मोमेंट आर्म के इक्वल होगा। मोमेंट आर्म लेंथ के ही इक्वल होती है 10 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 0.1 मीटर आएगा। टॉर्क हमने फाइंड आउट करनी है, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। तो फोर्स की जगह उसका मैग्नीट्यूड, मोमेंट आर्म की जगह 0.1 मीटर विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। प्रॉब्लम 4.5 है, फोर्स इज एक्टिंग on a body making an angle of 30 degree with the horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. अगर एक फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हो 30 डिग्री का एंगल बना रही हो हॉरिजेंटल के साथ और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मतलब एफ ऑफ एक्स 20 न्यूटन के इक्वल हो तो फोर्स निकालनी है। वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो एफ की जगह हमने एफ को फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को, और एफ ऑफ एक्स गिवन है एंड थीटा की वैल्यू भी गिवन है। तो ये सोल्व किया जा सकता है। एफ ऑफ एक्स की जगह 20 न्यूटन, कोस ऑफ थीटा की जगह 30 डिग्री लगाएं तो ये वैल्यू कोस 30 डिग्री की आ जाएगी 0.866। 20 डिवाइडेड बाई 0.866 इक्वल होगा 23.09 न्यूटन के, राउंड ऑफ होकर वो 23.1 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। और इसी के साथ चूँकि ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कस किए हुए हैं इनके फॉर्मूलाज, इसीलिए मैं आप लोगों को शॉर्टली रीड करवा रहा हूँ। ये आप लोगों ने साथ में कॉपीज़ पे नोट करना है, आप लोगों का होमवर्क भी चेक किया जाएगा।
4.6 भी आप लोग कीजिए। स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। यहाँ पे हमने सिर्फ टॉर्क नहीं फाइंड आउट करना, टॉर्क ऑफ कपल फाइंड आउट करना है। और एक कार का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है, फोर्स 50 न्यूटन है, तो रेडियस ऑफ स्टीयरिंग आर 16, इसको हम चेंज कर देंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये वन साइड का रेडियस है, अगर टॉर्क ऑफ कपल होगा तो दोनों तरफ आपके पास मोमेंट आर्म होगा, तो दोनों तरफ मोमेंट आर्म 16 प्लस 16 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा किसके, 32 सेंटीमीटर के। और ये 32 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.32 के इक्वल आएगा। होपफुली आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। रिपीट करता हूँ, ये टॉर्क ऑफ कपल है। अगर एक मोमेंट आर्म दिया जाए, टॉर्क ऑफ कपल निकालने के लिए हमने इस मोमेंट आर्म को डबल करना है और इसको आगे मीटर में चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस ए बी का। तो फॉर्मूला के बाद आपके पास यहाँ पे मोमेंट आर्म हमने फिर 0.32 मीटर लिखना है और टॉर्क ऑफ कपल आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। आज के टॉपिक में हमारे 5 न्यूमेरिकल्स हैं, 4.2 टू 4.6। इनको आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, यही आप लोगों का होमवर्क होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए थे। आज का हिस्सा है हमारे पास प्रॉब्लम 4.1। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, 10 न्यूटन लॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन लॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाला न्यूमेरिकल 4.1 हेड टू टेल रूल से रेलिवेंट है। 3 फोर्सेस हमें दी गई हैं, उनके वेक्टर्स गिवन है, हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इनमें से जो 10 न्यूटन फोर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और 6 न्यूटन फोर्स जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है और 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सबसे पहले हम तीनों फोर्सेस के वेक्टर्स बनाएंगे। वेक्टर बनाने के बाद उनको इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि हेड टू टेल रूल को फॉलो कर सकें। तो ये आपके पास ये वाली जो वेक्टर है ए बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ग्राफ यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोगों ने इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अलोंग शो करना है। ये फर्स्ट वेक्टर है, बी सी सेकेंड वेक्टर है, सी डी थर्ड वेक्टर है और ए से लेकर डी रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर है, फर्स्ट वेक्टर इसका हेड सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ, सेकेंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के टेल के साथ, एट द लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। अब इसको हमने अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास जो वेक्टर ए बी है 5 सेंटीमीटर आप इसकी एक मेजरमेंट है, ये आप बेशक ना लिखिएगा। अगर हम लोग इसकी जगह लिखते हैं 10 न्यूटन तो वो भी ठीक है। ए बी फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये 10 न्यूटन लॉन्ग एक्स एक्सिस। उसके बाद 6 न्यूटन लॉन्ग वाई एक्सिस है, ये 6 न्यूटन है और थर्ड वन 4 न्यूटन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। सिंपली अगर यहाँ पे ग्राफ हो तो ग्राफ का राइट साइड आने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को और लेफ्ट साइड आने वाली लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो कर रही है। ये 4 न्यूटन है, तो ये हम लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। अब जो एफ ऑफ एक्स है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स होंगे फोर्स के यहाँ पे 2 हैं। जब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस तो याद रखिएगा कि ये जो आपके पास वेक्टर ए बी है ये 10 न्यूटन है और सी डी 4 न्यूटन है। अब सी डी 4 न्यूटन है, ये लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन को माइनस करेंगे तो टोटल नेट फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगी 6 न्यूटन। और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट जो कि 6 न्यूटन ऑलरेडी मौजूद है। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसको हम लोगों ने लिखना है यहाँ से सोल्यूशन में कि नेट फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन विच इज 6 न्यूटन और y एक्सिस विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन। सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगाएं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 36 न्यूटन स्क्वायर, ये भी 36 न्यूटन स्क्वायर। तो
ये आपके पास आ जाएगा इसका नेक्स्ट स्टेप में आंसर 8.48 न्यूटन और रिजल्टेंट वेक्टर राउंड ऑफ होके 8.5 न्यूटन। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला था। ये मैंने क्वेश्चन पेपर में भी आप लोगों को दिया था एक क्वेश्चन, क्या वो यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इक्वल है tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ वाई 6 न्यूटन है और एफ ऑफ एक्स भी 6 न्यूटन है। 1 tan इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है और ये डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये था हमारे पास प्रॉब्लम 4.1। उसके साथ शामिल करते हैं प्रॉब्लम 4.7 को। प्रॉब्लम 4.7 जो है, a picture frame is hanging by two vertical string. The tension in the string are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. एक पिक्चर फ्रेम है जिसको दो वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ हैंग किया गया है। टेंशन इन द स्ट्रिंग मौजूद है 3.8 एंड 4.4। तो सिंपली वेट निकालना हो तो हम लोग दोनों स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो टेंशन एक्ट कर रही है उसके मैग्नीट्यूड को सम अप कर देंगे। वेरी सिंपल। अगर आप फर्स्ट कंडीशन लगाना चाहें वो भी ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाते तो सिंपली आप लिखेंगे टोटल वेट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट है 4.8. 4.8 are two blocks of 5 kg and 3 kg are separated by the two strings are shown. Find the tension in the each block. इसको अगर मैं थोड़ा सा बुक से आपको टेली करवा दूँ तो 4.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये टू ब्लॉक्स ऑफ मैस 5 kg। ये दो ब्लॉक हैं, उनको एक स्ट्रिंग के साथ 5 kg जिसका मैस है उसका वेट आप फाइंड आउट करें और 3 kg जिसका मैस है तो उसका वेट W इक्वल टू mg के फॉर्मूले से वेट आ जाएगा। अब ये जो 5 kg जिस ब्लॉक का मैस है उसके साथ उसी स्ट्रिंग के लॉन्ग डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ब्लॉक हैविंग मैस 3 kg। तो हमने इनमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए आइए इसके सोल्यूशन की तरफ। M1 M2 गिवन है, वेट फाइंड आउट किया गया 50 न्यूटन एंड 30 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। और टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, अगर आप ये कंडीशन नहीं भी लगाते तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि ये जो T2 है, T2 एक्ट कर रही है लॉन्ग यहाँ से, ये T1 इस ब्लॉक में हो जाएगी और T2 एक यहाँ से ये T1 हो जाएगी और इधर हो जाएगी T2। अब T1 और T2 को हमने सेपरेटली फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए उसने किया हुआ है कि T2 जो ब्लॉक ऑफ वेट W2 है उसके इक्वल हो जाएगा और T2 30 न्यूटन है। और T1 जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो T1 है उसके डाउनवर्ड दोनों ब्लॉक आते हैं, तो दोनों स्ट्रिंग के अलॉन्ग होने वाली टेंशन या दोनों ब्लॉक का वेट को सम अप करके नेट टेंशन आ जाएगी। जितना W1 है जितना W2 है उन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टेंशन T1 आ जाएगी। ये आपको क्लियर हो जाएगा बुक को जब आप इसको डायग्राम को जब आप फॉलो करेंगे। इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम से रेलिवेंट है। यहाँ पे टेंशन और इधर टेंशन, इधर की जो टेंशन होगी जो दो ब्लॉक के सेंटर में है तो वो सिर्फ इसके वेट के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ T1 जो होगी वो उसमें दोनों ब्लॉक के वेट ऐड किए जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल 4.8। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.9 पे। A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? एक नट जिसको टाइट किया गया है 200 न्यूटन की फोर्स से, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है, लेंथ ऑफ स्पैनर, ये मतलब मोमेंट आर्म हमने फाइंड आउट करना है। द सेम नट जब फोर्स को डिक्रीज करके 200 की जगह 150 न्यूटन करेंगे तो लाजमी तौर पर यहाँ पे जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो टॉर्क वाला होगा, क्योंकि टॉर्क में फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स F1 और दो फोर्सेज हैं। अगर 200 न्यूटन फोर्स के लिए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर होगा तो सेम लेंथ के लिए अगर हम फोर्स को कम कर दें तो डेफिनेटली यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में डेवलप हो रहा है कि अगर फोर्स हम कम करते हैं तो हमें लेंथ जो है या मोमेंट आर्म जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको आपने नहीं लगाना अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है।
डायरेक्टली आप लोग F1 लेंथ मतलब मोमेंट आर्म L1, F2 लेकर लेंथ मतलब मोमेंट आर्म L2 हमने फाइंड आउट करनी है, तो आप इसकी जगह लगा सकते हैं τ1 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई L1 एंड τ2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई L2, इस तरह से। ठीक हो गया। तो L2 हमने फाइंड आउट करना है और F2 हमारे पास 150 है, तो L1 की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है। 10 सेंटीमीटर से 0.1 हो जाएगा, 200 के साथ ये सिंप्लीफाई होकर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कहीं से प्रॉब्लम हुई तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आइए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट न्यूमेरिकल 4.10। स्टेटमेंट है, a block of 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its one end at its center of gravity by applying force at the other end of the bar? कहता है कि एक यूनिफॉर्म बार है जिसकी टोटल लेंथ 1 मीटर है, 10 kg एक ब्लॉक है, उसका मास सस्पेंड किया गया है सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अगर एक यूनिफॉर्म बार हो जिसकी टोटल लेंथ 1 मीटर हो, 20 सेंटीमीटर मीन 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर एक ब्लॉक को सस्पेंड किया गया हो सेंटर से, तो दूसरी तरफ हम कितनी फोर्स लगाएंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें, इस भार को बैलेंस कर सकें। आपको याद होगा ये जो न्यूमेरिकल है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के टॉपिक के बाद हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी 4.6 थी शायद, इस तरह से कुछ इसका नंबर था। उसमें भी हम लोगों को एक यूनिफॉर्म बार की ही बात बताई गई थी, उसकी टोटल लेंथ जो थी वो 1.5 थी और उसमें भी हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अप्लाई किया था। बिल्कुल सेम एक जैसी एग्जांपल है, लेकिन ये थोड़ी सी आसान है उसकी निस्बत। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, उससे पहले मैंने इसकी डायग्राम ड्रा किया है, उसको भी समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारे पास एक बार है, मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओ एक इसका मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक वेज है, इसके ऊपर एक बार हॉरिजेंटली प्लेस्ड है। ओ से लेकर ए तक इस पोजीशन पर हमें एक ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसका मास 10 kg है, तो वेट 100 हो जाएगा W = mg के फॉर्मूला से। ओ ए 20 सेंटीमीटर मीन 0.2 मीटर और ओ से लेकर सी तक टोटल डिस्टेंस, अगर ये टोटल बार 1 मीटर हो तो ओ से लेकर सी तक 0.5 मीटर, ओ से लेकर बी तक कितना होगा 0.5 मीटर, मतलब हाफ हाफ इस तरफ हो जाएगा इसके मिड पॉइंट से। कहता है कि लेफ्ट साइड पे जो जिस जगह पे ब्लॉक या जिस जगह पे ब्लॉक की पोजीशन है, उस जगह पे अगर ब्लॉक को यहाँ सस्पेंड करें तो डेफिनेटली ब्लॉक का जो वेट होगा वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वजह से ये जो यूनिफॉर्म बार है वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस पोजीशन पर कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम लोग इस यूनिफॉर्म बार को वेज के ऊपर सेंटर एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग इसको बैलेंस कर सकें। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म बार है जिसकी टोटल लेंथ 1 मीटर है, मैंने मेंशन नहीं की लेकिन यहाँ से क्लियर हो रही है कि O से लेकर B तक अगर 0.5 है तो O से लेकर C तक भी 0.5 होगा, और जिस जगह पे ब्लॉक सस्पेंड किया गया है उस तक जो मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है। ये मैंने साइड पे मेंशन कर दिया है। तो हमने दूसरी तरफ लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स हम लोग लगाएंगे ताकि हम लोग इस बार को क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ। डाटा है हमारे पास, मास ऑफ द ब्लॉक 10 kg, वेट हो जाएगा W = mg के फॉर्मूले से, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है, तो ये 10 न्यूटन 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूटन होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। मूवमेंट आर्म, दो तरह के मूवमेंट आर्म होंगे। ओ ए मैंने मेंशन किया हुआ है इसको, ओ से लेकर ए तक, जाहिर सी बात है ब्लॉक का वेट भी एक फोर्स है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके सेंटर से वो हो जाएगा ओ ए।
तो ये जो उसने मोमेंट आर्म L1 कहा 0.2 मीटर, तो L2 हो जाएगा OB से इंडिकेट किया जाएगा 0.5 मीटर। इसको यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर मीन 0.2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर मीन 0.5 मीटर। डाटा क्लियर? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्स। फॉर्मूला लगाएंगे क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे लगने वाली फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो इस तरफ, तो ये फोर्स इस पोजीशन पर लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB है। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, OB 0.5 है, इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब ये भी फोर्स ही है, वेट मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA। अगर तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाते हैं वो भी ठीक है। अगर आप लोग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो भी ठीक रहेगा। उस केस में भी दोबारा नेक्स्ट स्टेप में क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल आएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके फोर्स फाइंड आउट करेंगे। F इसको हमने फाइंड आउट करना है, OB 0.5 मीटर लगाएंगे, W 100 न्यूटन लगाएंगे, OA 0.2 मीटर लगा देंगे। तो ये सॉल्व हो गया, आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.2 होकर इधर डेसिमल को ख़त्म करें तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 10 100 होता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 हो जाएगा। 20 0.5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन होने के बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 50 न्यूटन। तो रिजल्ट क्या आया कि फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, सर फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इट्स वन एंड। कि हम लोग बार के ऊपर यहाँ पे बी पोजीशन पर या बी पॉइंट पर कितनी फोर्स लगाएंगे, 40 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये जो यूनिफॉर्म बार जिसकी टोटल लेंथ जो है 1 मीटर है, वो इस वेज के ऊपर क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा 21 को, वो डिसाइड किया जाएगा। आपने न्यूमेरिकल्स अपने होमवर्क में करना है। थैंक यू।